जिस तरह डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है और बीमारी को ख़त्म करने के लिए कड़ी हुई दवाई भी देता है, तो उसी प्रकार शासक को अपनी जनता की भलाई के साथ साथ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम भी उठा लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सुकरात से ग्रहण की हुई चीज़ें थी प्लेटो की, जो प्लेटो के सिद्धांत की पृष्ठभूमि रहा। उसके बाद में यहाँ पे एक कथन आता है बहुत ही महत्वपूर्ण। मैक्सिमोदे ने एक कथन बोला था। मैक्सी ने यह कहा था कि प्लेटो ने सुकरात के रूप में पुनः जन्म ले लिया है। प्लेटो ने सुकरात के रूप में पुनः जन्म ले लिया। तो यहाँ हम प्लेटो के साथ साथ दो विचारकों की अब तक बात कर चुके हैं। एक नेटलशिप की, जो प्लेटो के निगमनात्मक सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हैं, और एक हमने कथन पढ़ लिया मैक्सी का, जो कहते हैं कि प्लेटो ने सुकरात के रूप में पुनः जन्म ले लिया है। तो प्लेटो के जो स्वयं के सिद्धांत थे, यानी कि प्लेटो के जितने सिद्धांत थे उनमें से जो चीज़ें प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण की थी उसमें था एक सद्गुणी ज्ञान है और शासन एक कला है। अगर अपने प्लेटो के खुद के सिद्धांत की बात करें तो उनके खुद के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण बातें आती है। पहला एक इनका सिद्धांत आता है 3 वर्गों का सिद्धांत। आगे हम व्याख्या करेंगे इनकी 3 वर्गों का सिद्धांत। और दूसरा उनका जो अपना खुद का सिद्धांत है वो है साम्यवाद का सिद्धांत। देखिए आजकल आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आधुनिक साम्यवाद है वो आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, और जो प्लेटो का साम्यवाद था वो राजनीतिक था। और तीसरा उनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहता है वो शिक्षा से संबंधित रहता है। तो ये सिद्धांत प्लेटो के अपने स्वतंत्र विचार हैं, यूँ कह सकते हैं कि सुकरात से प्रभावित नहीं हुए। तो इन चीज़ों की अपने तीनों की व्याख्या करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहते हैं। उसके बाद में प्लेटो का एक स्वप्न ही कह सकते हैं आदर्श राज्य का सिद्धांत, वो देख लेते हैं। आदर्श राज्य का सिद्धांत, इसमें से भी खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आदर्श राज्य की कल्पना रिपब्लिक नामक ग्रंथ में की गई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि रिपब्लिक जो ग्रंथ है उसमें एक आदर्श राज्य, एक आदर्श शासक की कल्पना प्लेटो के द्वारा की गई थी। तो इस रिपब्लिक को ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लेटो की, एक कॉमन बात है। लेकिन कई बार पूछ लेता है रिपब्लिक को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसको यूनानी भाषा में पोलितेइया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलितेइया। तो यूनानी भाषा में रिपब्लिक को पोलितेइया कहा जाता है। तो रिपब्लिक में प्लेटो ने मुख्य रूप से 2 बातों पर जोर दिया था, ठीक है ना। एक बात थी क्या? विशेषीकरण। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं लगभग पूरी राजनीति विज्ञान आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो पेन कॉपी के साथ साथ आप नोट भी करते जाइए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो फालतू की हो या आपका टाइम बर्बाद हो, जिसके अंदर हर चीज़ ऐसी है जो एग्जाम में आपको किसी न किसी रूप में प्रश्न के रूप में मिलेगी। तो विशेषीकरण पे जोर दिया रिपब्लिक के माध्यम से प्लेटो ने। और दूसरा जो इनका था एकीकरण, कि राज्य में एकीकरण की व्यवस्था भी रहे और विशेषीकरण की विशेषता भी रहे। और क्योंकि प्लेटो ने जब प्रजातंत्र को देखा तो प्रजातंत्र में खूब सारा मतलब द्वेष भावना थी और यूनान के क्षेत्र में,
और बहुत सारे मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार था। तो प्लेटो बहुत मतलब उस चीज़ को लेकर चिंतित था, यानी उसमें संघर्ष चलता था। यानी कि यूँ कहें कि दो वर्ग बन गए थे, एक शासक वर्ग, एक पब्लिक या जनता वर्ग। तो दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष था, और इसको अपने वर्ग संघर्ष भी बोलते हैं, जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। लेकिन एक बात यहाँ से प्रश्न कई बार पूछी जाती है कि वर्ग संघर्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये प्रयोग किया था क्रॉसमैन ने, जो पेपर में पूछा भी गया था, क्रॉसमैन ने। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा जरूर कार्ल मार्क्स की है, लेकिन वर्ग संघर्ष शब्द जो सर्वप्रथम यूज किया था वो क्रॉसमैन ने यूज किया था। अब जो प्लेटो का आदर्श राज्य था, उसका जो आधार क्या था, यानी कि इस रिपब्लिक के माध्यम से जो प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है, इस रिपब्लिक की जो आधार वैल्यू थी, या यूँ कहें कि इसका जो आधार था वो क्या था? न्याय था। न्याय के आधार पर उन्होंने रिपब्लिक नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अब प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करता है, तो प्लेटो का जो राज्य निर्माण सिद्धांत है वो थोड़ा सा अपने देख लेते हैं कि राज्य के बारे में प्लेटो के क्या विचार थे। तो प्लेटो ने जो राज्य का जो आधार माना, मुख्य आधार बना, भी राज्य किस तरह बना, तो उसका मुख्य आधार प्लेटो के अनुसार क्या रहा था? मानव की आर्थिक क्रियाएं। मानव की आर्थिक क्रियाएं, यानी कि आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक राज्य का निर्माण हुआ था। किस तरह? क्योंकि मानव आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपने समाज को विकसित करता गया, लेकिन उसको बाद में ये भय था कि ये उनकी जो आर्थिक धन है, आर्थिक व्यवस्था है, वो कोई छीन लेगा। तो उन्होंने एक सुरक्षा की व्यवस्था का मतलब आवश्यकता अनुभव की। फिर कुछ लोगों ने मिलकर एक इस चीज़ का जिम्मा उठाया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और जो जनता थी वो उसके बदले में उनको कुछ पारितोषिक के रूप में, चाहे वो एक टैक्स के रूप में, उनको देना स्वीकार किया। इस तरह धीरे धीरे एक राज्य की अवधारणा प्लेटो के अनुसार आई। तो प्लेटो का जो राज्य सिद्धांत है उसका मुख्य जो निर्माण का कारक क्या है? मानव की आर्थिक क्रियाएं। अब प्लेटो ने राज्य को 3 चरणों में बताया है कि प्लेटो का राज्य का जो निर्माण हुआ उसके 3 चरण थे, ठीक है ना? प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ठीक है। तीनों चरणों में कौन कौन से 3 वर्ग आते हैं उसके बारे में प्लेटो ने अच्छे से व्याख्यात किया है। तो प्लेटो का मानना था कि आत्मा में 3 गुण होते हैं। प्लेटो महोदय का मानना था आत्मा में 3 गुण है। कितने गुण हैं? 3 गुण। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, शुदा। शुदा यानी कि तृष्णा भी बोल सकते हो आप, या आप इसको धन लालसा भी बोल सकते हो। धन लालसा एक ही बात है। दूसरा जो आत्मा का गुण है वो है साहस। क्या है? साहस। इसको आप संपत्ति प्रेम भी बोल सकते हो। संपत्ति प्रेम यानी कि संपत्ति के प्रति प्रेम या मोह रखना। दूसरा गुण है साहस, और तीसरा गुण है विवेक। तीसरा गुण कौन सा है? विवेक। और इन्हीं 3 गुणों के आधार पर समाज के अंदर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना था। ऐसे लोग जिसके अंदर तृष्णा ज़्यादा है, धन लालसा ज़्यादा है, संपत्ति प्रेम ज़्यादा है, उन लोगों का जो वर्ग होता है उस वर्ग को प्लेटो ने उत्पादक वर्ग का क्या कहा था? उत्पादक वर्ग, ठीक है। और ये उत्पादक वर्ग का निर्माण हुआ, ये राज्य का पहला चरण था। ध्यान देना, ये राज्य का था पहला चरण। उसके बाद उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसके आत्मा में साहस गुण की प्रबलता है, ठीक है। साहस गुण की प्रबलता है, इस कारण क्या है? एक रक्षक वर्ग बना। क्या बना? रक्षक वर्ग, या यूं कहें सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग का निर्माण हुआ।
ये राज्य का दूसरा चरण था। ठीक है। और जिसके अंदर, जिस आत्मा के अंदर विवेक यानी कि बुद्धि का गुण सर्वाधिक है, तो उस विवेक से नैतिकता से संपन्न एक आदर्श व्यक्ति बना, जिसको शासक या राजा कहा था। प्लेटो ने उसको क्या कहा था? शासक वर्ग। तो इस तरह 3 वर्ग बन गए, 3 आत्मा के गुण, 3 राज्य के सिद्धांत। तो इस तरह प्लेटो ने ये जो 2 वर्ग थे, कौन कौन से? एक सैनिक वर्ग, कौन सा? एक सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग। दूसरा कौन सा? शासक वर्ग। सैनिक वर्ग, दूसरा कौन सा? शासक वर्ग। इन दोनों को प्लेटो ने राज्य का संरक्षक वर्ग कहा था। क्या कहा था? राज्य का संरक्षक वर्ग। अब आदर्श राज्य की अगर बात करें, तो आदर्श राज्य की कल्पना किस तरह प्लेटो ने की, वो देख लीजिए। आदर्श राज्य, आदर्श राज्य। आदर्श राज्य में प्लेटो ने आदर्श राज्य का आधार, क्या? आधारशिला, और एक होता है आधार स्तंभ। क्या? आधार स्तंभ। जिस तरह कोई बिल्डिंग होती है, उसकी एक नींव होती है, एक उसकी दीवारें होती है। तो आधारशिला मतलब उसकी नींव और आधार स्तंभ मतलब उसकी दीवारें। तो आधारशिला जो प्लेटो के आदर्श राज्य का था, उसकी आधारशिला थी न्याय का सिद्धांत। क्या था? पेपर में पूछा जाता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला क्या थी? न्याय का सिद्धांत। और प्लेटो के आधार स्तंभ जो था, उस आधार स्तंभ क्या था? शिक्षा और प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत, ये क्या थे? आधार स्तंभ थे। अब प्लेटो की इस आदर्श राज्य की आलोचना भी की गई। देखो, हम आगे इसी विषय पर आगे ध्यान देते हुए हम पढ़ेंगे न्याय का सिद्धांत, शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक है ना। अगर आलोचना की बात करें कि आदर्श राज्य की आलोचना, तो अब से पहले हम 2 अन्य विचारकों के बारे में बात कर चुके हैं। एक तो था, एक व्यक्ति तो था कौन? मैक्सी। और एक हम बात कर चुके हैं किसकी? अपने नेटलशिप की। ठीक है ना। तो नेटलशिप मोदी ने तो प्लेटो के जो सिद्धांत था, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, उसके बारे में बोला था कि न तो आगमनात्मक है और न ही निगमनात्मक है, ये तो क्या है? रचनात्मक सिद्धांत है। मैक्सी मोदी ने यह कहा था कि प्लेटो ने सुकरात के रूप में पुनः जन्म ले लिया है। तो अब अपने आलोचना की बात कर लेते हैं। तो आलोचना में मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। ठीक है ना। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आता है डनिंग, डनिंग महोदय। एक आता है पोपर, पोपर, कार्ल पोपर। एक नाम आता है रसेल। इन लोगों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रत्यक्ष रूप से आलोचना की है। तो डनिंग महोदय क्या कहते हैं कि आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यवहारिक है। क्या है? आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यवहारिक है, यानी कि व्यवहार में नहीं आ सकती, अव्यवहारिक है, यानी कि कल्पनात्मक रूप से है एक तरह का। पोपर महोदय ने आलोचना करते हुए बोला कि व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में साधन मान लिया गया, यानी कि व्यक्ति है, उसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में, राज्य के परिप्रेक्ष्य में साधन मान लिया गया, जबकि व्यक्ति का कल्याण ही राज्य का उद्देश्य है। तो ये अपने कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप में एक ध्येय है, एक साध्य है, जबकि राज्य साधन होना चाहिए।
तो ये अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारकों की। कोई राज्य को साधन मानता है, व्यक्ति को साध्य मानता है। कुछ राज्य को साधन, व्यक्ति को साध्य मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं। अलग अलग विचार हैं। तो रसेल महोदय ने आलोचना करते हुए क्या कहा कि आदर्श राज्य को रोमांसवाद की संज्ञा दी थी। यानी कि आदर्श राज्य को रोमांस मजाक एक तरह से रोमांसवाद की संज्ञा दी थी। रोमांसवाद की संज्ञा, ये बहुत अच्छी बात है कि ये पेपर में भी पूछी जा सकती है कि कौन से विचारक ने कौटिल्य के आदर्श राज्य को रोमांसवाद की संज्ञा दी थी। तो रसेल महोदय ने दी थी। तो आज हम कौटिल्य के बारे में जितना अध्ययन किया, ठीक है ना, तो मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा, कौटिल्य का जीवन परिचय और उसके बाद कौटिल्य के जीवन की घटनाएं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौटिल्य के जो दर्शन के विचार थे, यानी उनका जो राजनीतिक चिंतन था, उसकी शैली क्या थी, ठीक है ना, उनका सिद्धांत क्या रहा। उसके बाद उन्होंने राज्य के रूप में किस तरह देखा, राज्य को किस तरह परिभाषित किया और आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने किस तरह की। और आगे की कुछ चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिनमें उनका जो साम्यवाद का सिद्धांत है, चाहे वो न्याय का सिद्धांत है, चाहे उप आदर्श राज्य की जो लॉज के अंदर रचनाएं दी हुई है, द लॉज में उन्होंने जो व्याख्या की है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।